नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि जो हम लोगों की एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, उसी प्रैक्टिस सीरीज का ये चौथी क्लास होगी। और यदि आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप लर्निंग कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको एग्जाम सेटर के क्वेश्चनों के प्रारूप को समझने के लिए PYQ अति अनिवार्य है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आपकी टाइमिंग दिक्कत करेगी, जो आप अटेम्प्ट करने का समय है अपने पास उसमें आपको दिक्कत पड़ेगी। और दूसरी बात, नए क्वेश्चन आंसर आपको पता होगा, लेकिन जब क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन का प्रारूप बदल के आएगा तो फिर आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का हम लोगों का मकसद केवल यही है कि आपको विगत वर्षों में आए क्वेश्चनों से रूबरू कराया जाए। उसी क्रम में हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं और आप इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सीरीज का हिस्सा जरूर बनिए, फिर आप अपने आगे आगामी परीक्षाओं में अपने स्कोर को देखिएगा। शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। और हाँ, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं कि तुगलक वंश की बात करेंगे और इसी तुगलक वंश में हम लोगों को बात करनी है सैयद वंश की। तुगलक वंश की बात करेंगे और हम लोग सैयद वंश की बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहे अलाउद्दीन खिलजी AK, और हमने AK के बारे में, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा ही है। AK-47 नामी AK था, ठीक। और AK वाले में अगर एक क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ दें कि AK का कौन सा अभियान AK के जीवन का कलंक माना जाता है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। वीडियो के अंत में हम इसका जवाब देंगे। करा अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। अब हमें ये पता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक है। अब जो संस्थापक होगा वही तो पहला शासक बनेगा, तो कौन आ गया, गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन में नहीं है, तो हुआ क्या है कि इसने 29 बार मंगोलों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी के। और जब ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में था तो मलिक के आखुर के पद पे था, तो इसको नाम दे दिया गया गाजी मलिक। क्या नाम दे लिया इसने, गाजी मलिक। मलिक यहाँ लिख दें, अच्छा, गाजी मलिक, ये ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का संस्थापक बना, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की, तो गाजी की उपाधि धारण की, ठीक। और इसी को क्या कहा जाता है, गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक बना, तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक बना। और जो तुगलक वंश अपना चला, ये दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश बना, और सबसे कम शासन करने वाला इससे पहले का वंश जो था वो खिलजी वंश। और आपको क्रम याद रखना, पहले हमने गुलाम पढ़ा था, फिर खिलजी पढ़ा, अब तुगलक, तो ये क्रम याद रखना है। तुगलक कम से कब तक चला, तो तुगलक 1320 से 1414 तक चला, 1320 से 1414 तक चला, ठीक। तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक बना, तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कृषि को समन्वित करने के लिए, कृषि को अच्छा करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्न में से पहला शासक कौन है, तो सब नहर खुदवाने का काम तो शुरू कर रहा है गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि नहरों का सर्वाधिक जाल किसके समय बना, तो FST, फिरोज शाह तुगलक, इसके समय बना। कुछ नामों के हम शॉर्टकट पे बात करेंगे, शॉर्ट की पे बात करेंगे, तो आपको एक बार हम फुल फॉर्म बता देंगे, बाकी उनका हम शॉर्ट पर बात करेंगे, ठीक। तो किसने, तो GT ने, किसने किया, GT ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कह रहा किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो हमने बात की थी कि 1320 से 1414 तक उनका रहा, तुगलक वंश का रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा कि दिल्ली, 1 मिनट, कह रहा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक
जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, उसका नाम था जौना खां। उसका नाम था जौना खां। और ये जौना खां जीटी का पुत्र था। ये जीटी का क्या था? पुत्र था जौना खां। ये जीटी का पुत्र था जौना खां। ठीक, ये जौना खां जब शासक बना 1325 में शासक बना, तो इसने अपने को मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात एमबीटी कह के पुकारा। तो कौन बना? एमबीटी। तो कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा? एमबीटी था, यानी जौना खां था। और ऐसा कहा जाता है सर्वाधिक तुगलक वंश का विस्तार भी इसी के शासनकाल में हुआ, 23। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि राजशेखर और जिन प्रभु सूरी इसके दरबार में रहते थे, इनके साथ मिलकर इसने सती प्रथा पर रोक लगाने की प्रयास किया। सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया। तो पूछा दिल्ली सल्तनत का राजा राम, तो एमबीटी को। दिल्ली सल्तनत का राजा राम किसको कहा जाता है? एमबीटी को। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा में 1838 का जो है 29 का सती प्रथा नियम, उसके तहत हम बात करेंगे आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब जौना खां शासक बन गया, तो अब जौना खां से पहले जो घटनाएं घटित हुई जीटी के बारे में, वो आप व्याख्या में देखोगे। क्या बातें हैं आप समझोगे कि जैसे ही जीटी शासक बना, एक बलवन का पुत्र था, बलवन का रिश्तेदार रहा बुघरा खां या बुखरा खां, कुछ भी मिलता है, बुघरा खां। इसने बंगाल की तरफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। बंगाल की तरफ विद्रोह कर दिया। और जीटी के समय ऐसा कहा जाता है कि 29 बार इसने मंगोलों को पराजित किया, मंगोलों को। ठीक, तो जीटी अपने जीवन के अंतिम समय में बंगाल अभियान की तरफ था, बुघरा खां की तरफ था, बंगाल अभियान की तरफ। और इस समय जब ये बंगाल अभियान में था, तो दिल्ली में एक सूफी संत आते हैं, नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। ठीक, तो शेख निजामुद्दीन औलिया आते हैं। निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया एमबीटी अर्थात जौना खां के आध्यात्मिक गुरु बने। और ऐसा कहा जाता है कि जौना खां को इन्होंने कुछ कूटनीतियाँ सिखाई और जौना खां बगावत करने लगा। तो बंगाल अभियान के समय जीटी ने एक पत्र भेजा, एक संदेश भेजा निजामुद्दीन औलिया के लिए। इसने कहा था कि दिल्ली छोड़ दो, मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दो। तो कथन चलता है कि निजामुद्दीन औलिया ने जीटी के बारे में क्या कहा? तो कहा कि सम्राट या सरकार, दिल्ली अभी दूर है, अभी दूर है। कौन दूर है? दिल्ली। दिल्ली दूरास्ती। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा कुछ हुआ भी। हुआ क्या कि जौना खां ने अफगानपुर के नज़दीक एक लकड़ी का महल बनवाया। अफगानपुर के नज़दीक ये लकड़ी का महल है, जौना खां ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? तो जौना खां ने बनवाया था इन्हीं की जीटी की सेवा के लिए, जीटी की सेवा के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो हाथियों के साथ इसमें एंटर कर रहा था जीटी, तो ये पूरा का पूरा लकड़ी का महल गिर जाता है और जीटी दबकर मर जाता है। और ये इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, अफगानपुर। ठीक, यानी वो दिल्ली ने न पहुँच पाया। तो निजामुद्दीन औलिया का कथन सत्य साबित हुआ। तो जौना खां ने इनको बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ रखा। ठीक, तो याद रखना है कि लकड़ी के किले में दबकर किसकी मृत्यु होती है? तो गयासुद्दीन तुगलक की। अब शासक बन गया जौना खां, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना, सबसे पढ़ा लिखा रहा। अब जब पढ़ा लिखा रहा तो इसने कृषि संबंधित एक विभाग की स्थापना की। कृषि संबंधित वो विभाग था आमीर कोही। आमीर कोही विभाग कृषि विभाग संबंधित है। ये किसने स्थापित किया? तो एमबीटी ने स्थापित किया। दूसरी बात, पढ़ा लिखा था। इसने क्या किया कि दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। और जैसे ही कर की वृद्धि की, वैसे ही अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा तो अब प्रजा परेशान होने लगी। तो इसने अकाल से निपटने के लिए सोन घर की स्थापना की।
और तकावी ऋण दिया। तकावी ऋण होता है किसानों को दिया जाने वाला ऋण, तकावी ऋण कराता है। सोनगढ़ क्या है, अकाल से निपटने हेतु एक संस्था बनाई, सोनगढ़ की स्थापना की। किसने की, एमबीटी ने की। तकावी ऋण किसने दिया, एमबीटी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने को ही किससे संबंधित है, वही क्वेश्चन है, दीवाने को ही संबंधित है एमबीटी से, मोहम्मद बिन तुगलक से, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। हाँ, दिल्ली से राजधानी ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ये दौलताबाद। दौलताबाद, अब आप समझो, दौलताबाद का पहले नाम था देवगिरी, और खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय हमने पढ़ा है कि दिल्ली देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र यादव। इसके बाद इनके पुत्र बने शंकरदेव, शासक बने। ठीक, तो देवगिरी क्यों ले गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदू त्योहारों को बड़े बड़े धूमधाम से मनाता था। तो एक इतिहासकार हैं बर्नी ने इसे जुलाहा, रसोइया, मेहरा, कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो फेमिनिन जेंडर के आधे शब्द। ठीक, तो बर्नी ने कहा है। और दिल्ली की जनता क्या करती थी कि पन्ने पे, कागज पे बातें लिखकर कंकड़ में उनको लपेट कर इसके महल की तरफ फेंकती थी, कि परेशान हो गया था। तो इसने दौलताबाद स्थानांतरित की। दूसरी बात, ये दौलताबाद से दक्षिण की तरफ नजर रखना चाह रहा था। दोनों बातें हैं, मेन बात है कि ये दिल्ली की जनता से परेशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार या अहिंसा का जो व्यक्ति पुजारी होता है, वो लगभग परेशान होने ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया एमबीटी ने करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। सांकेतिक मुद्रा थे क्या, कि इसने तांबे व चांदी के मिश्र से, कांसे की धातु से कांसे का सिक्का चलवाया। कांसे का हुआ क्या था कि इसके समय पूरे विश्व में चांदी की कमी हुई, चांदी की त्राईमाम होने लगी। तो इसने क्या किया कि चांदी के सिक्कों की कीमत कांसे के सिक्के के बराबर कर दी, कांसे के सिक्के के बराबर कर दी। तो लोगों ने क्या किया कि इसको तांबा दे गए, कांसा दे गए, तांबा दे गए, और इससे क्या ले गए, चांदी ले गए, इसको बेवकूफ बना गए। ठीक, ये लोगों की मदद करना चाह रहा था, लोगों ने इसको कायदे में समझा दिया। ठीक, तो दूसरी बात, इसने एक सोने का सिक्का चलाया, और सोने का सिक्का नाम था दीनार। नाम क्या था, दीनार। और जो चांदी का सिक्का था उसको कहा गया क्या, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्याख्या आप जरूर समझोगे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पहला सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तो कौन था, एमबीटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो यह सुल्तान के लिए कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कथन कारण के हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको क्या है, हम फैक्ट के दम पे या ज्ञान के दम पे आपको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि फैक्ट ज्ञान आपको पता है। अगर उसी की कहानी आपके दिमाग में सेव हो रही है तो बहुत बढ़िया है। तो कहानी का ही क्वेश्चन है, क्या है कि एमबीटी की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हो गई, बिल्कुल असफल हो गई भाई। जो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, लोगों ने इसके साथ ही खेल कर दिया, सांकेतिक मुद्रा। दूसरी बात क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा भाई। तांबा दे के चांदी लिए जा रहे हैं, यानी इसका नियंत्रण ही नहीं रहा। तो दोनों कथन सही हैं, और जब नियंत्रण ना आ रहा तभी ये सांकेतिक मुद्रा का जो चलन था ये भी फेल हो गया। ए आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मूर देश का यात्री। मूर देश पड़ता है मोरक्को में, मोरक्को, और मोरक्को पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, मोरक्को में। मोरक्को को मूर देश कहा गया। तो मूर देश का यात्री कौन था, मूर देश का यात्री इब्न बतूता था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला।
आपको ये भी याद रखना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ठीक है। और ऐसे इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका, पुस्तक का नाम था इंडिका, सिलिकोस निकेटर का राजदूत था। ऐसे इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला, ये किसके दरबार में आया, तो एमबीटी के दरबार में आया। कब आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये आता है 1433 में। कब आता है, 1433 में, ठीक है, 33 में आता है, मोरक्को में आता है। और जब ये आया तो इब्न बतूता को एमबीटी ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, चीन का राजदूत बना के भेजा। और रेहला में इब्न बतूता ने एमबीटी की जो डाक व्यवस्था थी उसका वर्णन किया। और अंत में जब ये एमबीटी इससे नाराज हो गया तो इसको कैद में डाल दिया। सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ये मोरक्को का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत के किसके शासन काल में आया, ये जो यात्री आते हैं इनका शासन काल, इनकी पुस्तक और क्रम, क्वेश्चन बहुत बनता है। वेनसांग कब आया, फैहान कब आया, मेगस्थनीज कब आया, रेहला इब्न बतूता कब आया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अलबरूनी कब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, किसने, तो इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में दिया है, अपनी पुस्तक रेहला में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में हमने कहा था ना कि बर्नी ने एमबीटी को जुलाहा, रसोइया, मेहरा, कई फेमिनाइन जेंडर के शब्दों का प्रयोग करके संबोधित किया है। वो कारण यही था कि ये हिंदू त्योहारों को बड़े अच्छे तरीके से मनाता था। और यही बात हम करेंगे मुगल काल में, जब अकबर की बात करेंगे तो अकबर को भी धर्मनिरपेक्ष शासक माना गया और वो भी हिंदू त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाता था। तो एमबीटी के लिए क्या हुआ कि ये सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान की या किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार, इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। होता क्या है कि जब ज़्यादा ही कोई फिक्र करने वाला हो व्यक्ति तो ज़्यादा अनुशासन या ज़्यादा प्यार भी सफोकेशन में डाल देता है, ज़्यादा घुटन जैसी फील होने लगती है। तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था बदायूनी ने कहा, क्या कहा कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। कौन जब खत्म हुआ, वो जब खत्म हुआ एमबीटी, मुक्ति मिली एमबीटी खत्म पे। कहा किसने है, तो बदायूनी ने कहा है, बदायूनी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर, क्वेश्चन देखो दो क्वेश्चन, एक कथन, बदायूनी किसके बारे में, 3 शब्द हैं। 3 शब्दों से जब क्रमशः संचय आप लगाते हो तो आप कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप समझ लो, ठीक है। 5-7 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी किसकी मृत्यु पर कहा गया, तो एमबीटी की मृत्यु पर कहा गया, क्या कहा गया कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से अंततः मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने यहाँ तक क्वेश्चन किए हैं, आपने तुगलक वंश पढ़ रखा है और यदि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, क्वेश्चन बताने के बाद भी आप क्वेश्चन आया, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो और क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपके जहन में आ गया कि नहीं इसका ये था, तो भी बहुत बढ़िया है, तो भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्यों है, क्योंकि आपको वो चीज़ पता है, बस आपने प्रैक्टिस नहीं की है। उसी प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये सेशन लेके आए हैं, आप इस सेशन का हिस्सा जरूर बनिए। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। हो सके तो आप ज़्यादा समय लग रहा तो आप पानी वानी पी के यही वीडियो को पोस्ट करके फिर देखिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को एक दीवाने इत्तेफाक नामक पेंशन विभाग, रोजगार विभाग जैसे स्थापना की थी। उसकी स्थापना किसने की थी, तो रोजगार के लिए फिरोज शाह तुगलक उत्तरदायी है। फिरोज शाह तुगलक दीवाने इत्तेफाक, दारुल शिफा, दीवाने खैरात जैसे कई संस्थाओं का गठन किया था। और जबकि दीवान कोही की बात करें तो दीवान कोही को किसने बनाया था, एमबीटी ने, दीवान कोही। और दीवान शब्द का मतलब होता है खजाना विभाग, खजाना विभाग।
खजाना विभाग। और मुसलमानों ने इसे खलीफा मंसूर के समय अपनाया था, ये भी याद रखना, मंसूर के समय अपनाया था। दीवान का मतलब होता है खजाना विभाग, और जब भी कहीं दीवान वाली बात लग जाए तो वो समझ लेना कि रुपए पैसे से संबंधित कोई ना कोई बात है। और इसे अपनाया कब गया था मुसलमानों द्वारा, तो मंसूर, खलीफा मंसूर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय खोले थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने खोले थे, रोजगार कार्यालय खोले थे। और PWD विभाग, सार्वजनिक रोड विभाग, PWD विभाग की स्थापना की थी, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल उल शिफा विभाग की स्थापना की थी, और दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। अब आपको समझ लो, दीवान से नहीं रुपए पैसे, तो दीवान खैरात में क्या था कि जो लड़कियां थी उनके शादी का खर्चा, जो विधवाएं थी, जो अपंग थे, विकलांग जैसे थे, इनका सबका खर्चा कौन, राजस्व से हो रहा था, किसके द्वारा, FST के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कह रहा दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, और इसके लिए दीवान खैरात, अभी हमने बात की है दीवान खैरात, किसके बारे में, FST के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहे, हाँ, दास ए बंदगान विभाग की स्थापना की, दास ए बंदगान। कहा था ये कि 1,80,000 दास हो गए थे, किसके दरबार में, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। और फिर इसने दासों के आयात निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो दास ए बंदगान विभाग की स्थापना याद रखना है। ये जो व्याख्या वाली बात है, प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही यही है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो तो आपको पता ही चल रहा है, इसका जो चीज़ हम लोग व्याख्या कर रहे हैं आप इसको राइट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। तो दास ए बंदगान विभाग की स्थापना, और हो सकता है राइटिंग थोड़ी कम समझ में आए, हम साफ लिखने की कोशिश करेंगे, बाकी आप शब्दों से समझ लोगे। कह रहा मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की थी, नहीं, दीवान आरिज विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी, बलबन ने, ठीक है। दीवान आरिज विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। अगर बलबन ने अपनी सेना को दागने की प्रथा तो एके ने शुरू की थी, एके ने, ये बलबन है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा, नहीं, उसका चचेरा भाई बैठा, फिरोज शाह तुगलक, रज्जम का पुत्र था, चाचा उसका रज्जम था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग, बिल्कुल अभी हमने बात की, गुलामों के लिए कौन सा, दास ए बंदगान विभाग, दास ए बंदगान विभाग की स्थापना की, ठीक है। 1,80,000 दास हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। कह रहा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, जो PWD की बात हमने की, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की बात की, किसने शुरू की थी, FST ने शुरू की थी। अलाउद्दीन के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार वर्तमान का GST। दीवान रसालत विभाग, राशनिंग प्रणाली, दीवान रसालत विभाग जैसे कई कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। बलबन की बात करें तो अगर इसी क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना होगा, जो महत्वपूर्ण बात आती है कि फारसी उत्सव नौरोज, फारसी उत्सव था नौरोज, इसको मनाया। लौह एवं रक्त शुद्धि की नीति अपनाई, रक्त शुद्धि की नीति अपनाई। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया, इल्तुतमिश ने, ठीक है। और 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का तो टंका और तांबे का जीतल, ये याद रखना है। और पहला ऐसा जिसने शुद्ध तांबे के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के, शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए और अपनी पुत्री के नाम के सिक्के चलाए, ठीक। सारी एक्सप्लेनेशन आपको राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, कह रहा दिल्ली का जो सुल्तान, भारत में नहरों के, हमने बात की थी कि किसानों के लिए सुगमित उन्नत व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण प्रारंभ किसने किया था, तो GT ने किया था, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन उसका जालनुमा संरचना किसने बनाया, यानी ऐसा कहा जाता है कि इसने 200 से अधिक नहरों का निर्माण करवाया, 200 से अधिक नहरों का निर्माण करवाया, 300 से अधिक नए नगर बसाए फिर,
और ऐसा कहा जाता है कि 500 से अधिक ज़्यादा बाग भी लगाए और बागों में उन्नत किस्म के फलों का या सब्जियों के उत्पादन की व्यवस्था इसने की थी। ठीक, और ऐसे ही बात आप जब हम बाबर पढ़ेंगे तो बाबर ने भी बाग जो लगाए थे वो जेमती प्रणाली पे लगाए थे, जेमती पद्धति पे, ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा FST फिरोज शाह तुगलक। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया, FST ने। एक्सप्लेन हम लोग कर ही चुके हैं। अगर यहीं पे हम बात कर लें, इल्तुतमिश के बारे में बात कर चुके हैं, थोड़ी थोड़ी बलवन के बारे में बात कर चुके हैं। सिकंदर लोदी की बात करें तो लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया और इसने आगरा के नजदीक, आगरा यमुना नदी के तट पर आगरा शहर की स्थापना की 1504 में। और ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम मिलता अग्रवर्ण, आगरा का नाम अग्रवन। ठीक है, हो सकता है यूपी सरकार इसका नाम बदल दे, अग्रवन कर दे। अगले ये क्वेश्चन, हक ए सर्व, एक सिंचाई करता हक ए सर्व। अब जब कोई व्यक्ति रुपए पैसे दे रहा है, सिंचाई करे, याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लेगा हक ए सर्व क्या था, सिंचाई कर। दीवान खैरात विभाग की स्थापना की, दीवान दारुल शिफा की स्थापना की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, रोजगार देने की बात की, दास बंदगान की व्यवस्था की। तो ये सब करने के लिए टैक्स की, रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो राजस्व भी कौन वसूलेगा, FST, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, तो जजिया लगाने वाला प्रथम सुल्तान बना ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक। इसने 24 कष्टदारी करों को हटाकर केवल 4 करों को लागू किया। पहला जजिया, दूसरा खराज, खुम्स और जकात, 4 कर। ठीक, और भारतीय इतिहास में बात करें कि सबसे पहले जजिया लगाया किसने था, तो सबसे पहले जजिया लगाने वाला अगर बात आता है तो 712 में रावर का युद्ध लड़ा गया राजा दाहिर के मध्य, और जिस व्यक्ति ने लड़ा मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर, अपंगों पर, अनाथों पर, 4 लोगों पर इसने जजिया न लगाया था, जजिया न लगाया था। और सबसे पहले लगा कहाँ, तो मुल्तान क्षेत्र में। इसके बाद सिकंदर इसने लगा दिया, फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर अकबर ने हटा दिया, जजिया कर कब हटाता है, तो 1564 में, 1564 में। इसके बाद औरंगजेब फिर लगा देता है, औरंगजेब फिर लगा देता है। और इसके बाद अंततः आमेर के राजा जयसिंह के कहने पर मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो ऐसे स्टेप पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसका आंसर FST हो जाएगा, बाकी व्याख्या आपको राइट को नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता, हमने बात की थी ना, बागों का निर्माण करवाया, शहरों का निर्माण करवाया, ठीक है, तो वो किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कह रहा टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ कौन लाया, तो फिरोज शाह तुगलक लाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया, फिरोज शाह तुगलक, मेरठ और टोपरा को, टोपरा हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, उससे दोनों संप्रदायों को लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और यही व्यवस्था मुगल काल में अकबर लाएगा, और इसी के लिए उसने 1575 में इबादत खाने इसकी व्यवस्था की थी, और 1578 में सारे धर्मों के लोगों को उसमें आने की इजाज़त दी थी। हालांकि 1582 में बहस में बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था कि नहीं अब ना कोई आएंगे। लेकिन याद रखना है कि यही चीज़ें अनुवाद विभाग वाला जो मामला है उसी से संबंधित इबादत खाना वाला मामला है, कि दोनों कई समुदाय के लोगों के विचारों को समझा जा सके, फिरोज शाह तुगलक। और राज करने की ये एक नीति है कि जब तक आपका सबका सहयोग ना होगा आप शासन सत्ता कैसे चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला FST, हज यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल शफा, हमने कहा था कि दारुल उल शफा एक निःशुल्क चिकित्सा विभाग था, क्या था, एक खैराती अस्पताल। दारुल शिफा
सफ़ा सफ़ा से समझ में आ रहा है कि सफ़ा करके सिरप आता है, तो उससे याद रखो कि दारुल और सिपाही खैराती अस्पताल था। और बाकी जो बच्चियाँ लड़कियाँ थीं, विधवाएँ थीं या जो अनाथ थे, उनके शादी संबंध की भी व्यवस्था इसमें की जाती थी। खैर, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो नासरुद्दीन महमूद हुआ। ये कब से कब तक रहा? था 1394 से 1414 तक रहा। हालांकि 12 तक रहा, बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई और 2 साल के लिए विवादित मामला रहा। तो नासरुद्दीन महमूद रहा। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि तैमूर ने, मंगोल ने आक्रमण कब किया? तो 1398 में किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसी के समय किया। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने कब किया? तो तैमूर ने किया था 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर ने आक्रमण किया, 98 में किया, उसकी मदद की थी खिज्र खान ने, उसकी मदद की थी खिज्र खान ने। और खिज्र खान किस वंश का संस्थापक बना? सैयद वंश का। हालांकि सैयद वंश में कोई ज्यादा प्रतापी शासक नहीं रहे। अपना अंतिम क्वेश्चन, और 3 शब्दावलियां हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, एक शब्दावली अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, समझना है। क्या? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में इल्तुतमिश का पुत्र, रजिया का भाई। मुबारक खां, अलाउद्दीन ऐके की मृत्यु के बाद मुबारक शाह खां खिलजी शासक बना और इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो ये कब बना? 1316 से 1320 में रहा। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से 1387 तक। ठीक है, 87-88 माइनस न करना, 1-2 साल इधर उधर चलता रहता है। और आलम शाह बना तो सैयद वंश का शासक था और ये कहा जाता है कि 1445 से 1451 तक रहा। ये क्रम आप लगा दो, हमारे हिसाब से क्रम तो ये लग रहा है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 जैसा क्रम लिखा है वैसे क्रम में है। ठीक, आई होप आपने यदि पूरा ये सेशन देखा है तो निश्चित ही तुगलक और सैयद वंश के उन क्वेश्चनों को आप कर पा रहे होगे जो आगामी परीक्षाओं में निश्चित ही पूछे जाएंगे, क्योंकि विगत परीक्षाओं में इनको पूछा जा गया है। और जब आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चीज को मानिए कि 70% क्वेश्चन रिलेटेड होता है, 30% क्वेश्चन रिपीट होता है। रिलेटेड का मतलब यही है कि जैसे हम लोगों ने व्याख्या की कि अगर उसने एक बार क्वेश्चन, मान लो उसने ये पूछ लिए कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आलम शाह, मुबारक शाह, तो इसका मतलब कि रिलेटेड पे क्या कर देगा कि वो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, एमबीटी ऐसे पूछ लेगा। रिपीट में क्या करेगा? इसी क्वेश्चन को वो रिपीट मोड पे रख देगा। ऐसे 100% क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपनी हो जाती है। आप कंटिन्यू इस सेशन का हिस्सा बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद।